हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट SAPM, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड इस सीरीज में आज मेरा 34th लेक्चर वीडियो है। 33 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड आज मैं 34th लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बता दो, जो पिछला चैप्टर था हमारा वो था अबाउट रिस्क। रिस्क के बारे में था, तो रिस्क को मैंने बहुत डिटेल में 4 से 5 लेक्चर वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में रिस्क जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो डिस्कस किया है। रिस्क क्या होता है एग्जाम्पल के साथ समझा, रिस्क कितने टाइप का होता है। तो रिस्क मेन 2 टाइप का होता है, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो वो उसमें फर्दर 3 टाइप का, जैसे ये होता है, 2 टाइप का ये होता है। तो ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके बाद मैंने रिस्क कैलकुलेट करना आपको बताया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी मदद से हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सब भी मैंने आपको बताया। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। CRL दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ कैसे बनता है ये सब हमने डिस्कस किया। बीटा क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब हमने बहुत डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि पिछले लेक्चर वीडियो भी जरूर देखिएगा। एंड इन लेक्चर वीडियोस की मैं नंबरिंग करती हूँ, इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इन लेक्चर वीडियोस को सीक्वेंस में देखना बहुत जरूरी है। तो पिछला जो चैप्टर था रिस्क का, वो हमने बहुत डिटेल में फिनिश कर लिया, पढ़ लिया। आई होप आपको वो चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। अब हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे रिटर्न की। ठीक है, रिटर्न क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न या एंटिसिपेटेड रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न, मैं इसको मार्क करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इसकी क्या यूजफुलनेस है। इसमें एक फॉर्मूला होता है जो काफी काम का फॉर्मूला है, वो मैं बताऊंगी। उस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न का यूजफुलनेस क्या है, ये हम समझेंगे। इसके क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन हैं इसके, इस टॉपिक के, वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में करेंगे। एंड आने वाले लेक्चर्स में हमें मल्टीपल ईयर होल्डिंग पीरियड, ये तो है जब हम कोई सिक्योरिटी को 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिक्योरिटी को हम कई साल के लिए, मल्टीपल ईयर के लिए होल्ड करते हैं, तो उस केस में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल आगे हमें पढ़ना है, 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल पढ़ना है, 3 फेज मॉडल पढ़ना है, PE रेशियो, विंग्स किशोर मॉडल, प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन। तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रिटर्न, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न होता क्या है। तो बता दूं, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे पर्पस होते हैं। कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो इसके पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, मैंने सारे पर्पस डिटेल में डिस्कस किए हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस क्या हो सकता है, रिटर्न, टू गेट द पॉजिटिव रिटर्न। इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, एक पर्पस ये भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट का कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए, पॉजिटिव बढ़िया रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से। तो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न इज द गेन और लॉस दैट एन इन्वेस्टमेंट जनरेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक पीरियड ऑफ टाइम में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जो भी गेन यानी जो भी मुनाफा या जो भी नुकसान हमें जो भी इन्वेस्टमेंट में होता है उसको कहा जाता है रिटर्न। यहाँ पे लॉस की भी बात हो रही है क्योंकि हमेशा नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट में हमें फायदा ही हो, कभी कभार लॉस भी हो सकता है। तो -5% रिटर्न आया तो इसका मतलब क्या है, नुकसान है 5% का, +5% रिटर्न आया यानी हमें फायदा हुआ है 5% का। तो रिटर्न निगेटिव भी हो सकता है, रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने गेन एंड लॉस दोनों की बात की है। तो रिटर्न बेसिकली क्या है, वो फायदा या वो नुकसान जो एक इन्वेस्टमेंट जनरेट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम किसी भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड रहते हैं तो जो भी गेन, फायदा या नुकसान जो होता है ना, उसी को हम कहते हैं रिटर्न। ठीक है, एंड इट कुड बी पॉजिटिव या निगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है रिटर्न, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, पॉजिटिव हुआ मतलब हमें प्रॉफिट हुआ हमारे इन्वेस्टमेंट से, निगेटिव है मतलब हमें नुकसान हुआ हमारे इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो दिस इज रिटर्न, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात यह आती है कि रिटर्न, किसी स्टॉक का रिटर्न हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो रिटर्न बेसिकली 2 चीजों का सम होता है। रिटर्न अगर मुझे निकालना है तो रिटर्न इज इक्वल्स टू प्राइस चेंज
प्लस कैश डिविडेंड डिवाइड बाय परचेज प्राइस। मैं समझा रही हूं, रिटर्न होता क्या है, रिटर्न इज द प्राइस चेंज। प्राइस चेंज बेसिकली क्या होता है, प्राइस चेंज को कहिए कैपिटल एप्रिसिएशन। प्राइस चेंजेस कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब अगर आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा था, आज वो 120 का हो गया है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, 20 रुपए। ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, 20 रुपए, या इसे कैपिटल गेन भी कह सकते हैं। तो रिटर्न क्या होता है, प्राइस चेंज, यानी प्राइस में कितना चेंज आया, प्लस कैश डिविडेंड। देखिए जो हमें शेयर में अगर मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, मैंने 1 साल किसी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा, 100 रुपए पे खरीदा था, 1 साल बाद उसकी वैल्यू हुई 20 रुपए। ठीक, और इसी 1 साल के ड्यूरेशन में इस कंपनी ने डिविडेंड दिया 10 रुपए का। तो मैं अगर अपने रिटर्न की बात करूं तो इसमें रिटर्न क्या है, जो डिविडेंड कंपनी ने दिया वो भी तो रिटर्न में आएगा, प्लस इसका जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, 100 रुपए का शेयर 120 पे हो गया, तो इसका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी तो रिटर्न है। यानी 10 रुपए का डिविडेंड और 20 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन, ये दोनों ही रिटर्न में आता है। ठीक, डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस, परचेज प्राइस यानी 100 रुपए, 100 रुपए इसकी परचेज प्राइस थी। तो ये बात समझ में आई। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न इज द प्राइस चेंज, यानी कितनी प्राइस बढ़ गई या क्या कैपिटल गेन हो गया, या इसको कैपिटल एप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो 100 रुपए का शेयर 120 पे हो गया, तो 20 रुपए का प्राइस चेंज हो गया, प्लस कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड मतलब उस 1 साल में कितना डिविडेंड कंपनी ने दिया, तो 10 रुपए का डिविडेंड दिया, डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। इसको परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस कितनी है, 100 रुपए, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा रिटर्न। तो रिटर्न को कैलकुलेट करने का सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न क्या है, रिटर्न इक्वल्स टू प्राइस चेंज या कह लीजिए कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस कैश डिविडेंड डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस, दिस इज द रिटर्न। ठीक, समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। एक एपी लिमिटेड कंपनी है, एक कंपनी है, उसके शेयर प्राइस जो है 15 जनवरी 2024 को 401 रुपए थे। फिर 11 नवंबर 2024 को उस कंपनी के शेयर कितने हो गए, 480 रुपए के हो गए। और इसी दौरान कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। ठीक है, इसी जनवरी से नवंबर के दौरान कंपनी ने डिविडेंड दिया कितने का, 35 रुपए का। 401 रुपए जनवरी में थे, 480 रुपए हो गए नवंबर में, और इसी दौरान 35 रुपए का डिविडेंड दिया कंपनी में ने। ठीक है, तो आपको बताना है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, प्राइस चेंज या कह लीजिए कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिविडेंड मतलब जो भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो ये कितना 35 हो गया डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। ठीक है, तो 480 माइनस 401 प्लस डिविडेंड कितना है 35 डिवाइडेड बाय 401। ठीक करेंगे, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 28.43, यानी कंपनी ने इस ड्यूरेशन में जनवरी से लेकर नवंबर तक में रिटर्न कितना दिया, 28.43% का रिटर्न दिया। ठीक, कैसे निकाला, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से निकाला जाता है रिटर्न। ठीक, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की। एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी 2-3 स्लाइड पहले जब मैं बीटा कैलकुलेट करना वो सब आपको बता रही थी, तो वहां पे भी ये डिस्कस हुआ था एक्सपेक्टेड रिटर्न, या जिसको एंटीसिपेटेड रिटर्न भी कहते हैं। तो एंटीसिपेटेड या एक्सपेक्टेड रिटर्न बेसिकली क्या है, वो प्रॉफिट या लॉस जो इन्वेस्टर एंटीसिपेट करता है, यानी अनुमान लगाता है, एंटीसिपेट करता है या जो एक्सपेक्ट करता है अपने इन्वेस्टमेंट से, उसी को कहा जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्चुअली हम कुछ अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। और ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी यानी लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी किसी इवेंट के होने की जो संभावना है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, कोई भी इवेंट होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी संभावना क्या है, तो इसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। तो ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसको कैलकुलेट किया जाता है विद दिस कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। एंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से +1 तक लाई करती है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये पहले भी पिछले 2 स्लाइड के पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है ये। तो प्रोबेबिलिटी की सॉरी एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे निकालना है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, समेशन i = 1 से लेके n PI/RI। PI क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ith स्टॉक, RI क्या है, रिटर्न ऑफ ith स्टॉक। ठीक है, मुझे अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो आई समेशन मुझे लेना होगा, यानी i = 1 से लेके n PI/RI। PI क्या है, प्रोबेबिलिटी, R क्या है, रिटर्न, यानी इस रिटर्न के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
ठीक, तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन करके बताती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए ये रिटर्न दिया गया है, ये प्रोबेबिलिटी दी गई है। कोई कंपनी एक्स है, उसका रिटर्न 10% आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 11 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। 12 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। 13 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। 14 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ठीक है, तो ये रिटर्न है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक, ये रिटर्न है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपसे कहा जा रहा है आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न सिंपली क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और फिर इसका क्या कर देंगे? सम। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला मैंने बताया ना, समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन पी आई आर आई। पी आई आर आई कैसे निकलेगा? 10 इंटू 0.1 1.0, 11 इंटू 0.2 2.2, 12 इंटू 0.4 4.8, ऐसे करके आप सब निकालेंगे और इनका क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 12। तो इस तरीके से निकलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। सिंपल है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताने जा रही हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत यूजफुल है। इसका ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत काम का फॉर्मूला है, क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, बहुत तरीके से घुमा के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला जो है, जो मैं बताने जा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न यानी जो रिटर्न हमें सपोज करिए 1 साल बाद जो रिटर्न आया, ठीक है, उसकी आज की तारीख पे अगर 20% रेट ऑफ रिटर्न है, तो उसके आज की तारीख पे उस शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए? ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब करंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर सम ऑफ मनी, यानी फ्यूचर में जो हमें सपोज करिए 1 साल बाद फ्यूचर में अगर हमें 100 रुपए मिल रहा है और ये कुछ रेट ऑफ रिटर्न से हमें ये 100 रुपए मिला है, तो इसकी आज की तारीख पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू समझ में आई? प्रेजेंट वैल्यू इज द करेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी, यानी फ्यूचर में जो हमें सम ऑफ मनी मिलेगा, उसकी आज की तारीख पे क्या वैल्यू है। अगर हमें एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न से पैसा मिल रहा है, ठीक है, अगर हमें स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न से पैसा मिल रहा है, तो जो फ्यूचर में जो सम ऑफ मनी है, उसकी आज की करंट वैल्यू जो निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न। एंड इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ये है फॉर्मूला, पी नॉट इक्वल्स टू डी बाई 1 प्लस आर, डी बाई 1 प्लस आर प्लस P1 बाई 1 प्लस आर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, समझ में आ रहा है? एक बार यहां पे लिखती हूं, पी नॉट यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू डी। डी मतलब इस 1 साल में जब तक होल्ड किया उस शेयर को 1 साल तक, उस पर जो डिविडेंड मिला, दैट इज डी, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। आर इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्लस P1 मतलब 1 साल के बाद उसकी जो सेलिंग प्राइस है, दैट इज P1, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। आर क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो समझ में आया? पी नॉट क्या है? पी नॉट इज द प्रेजेंट प्राइस, आज की तारीख पे, ठीक है, करंट प्राइस, जो करंट वैल्यू जो है शेयर की, दैट इज पी नॉट। P1 क्या है? 1 साल बाद की वैल्यू। डी क्या है? इसी दौरान 1 साल में कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया। आर क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये बहुत काम का फॉर्मूला है। अभी मैं इस पे 3 क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए इसकी यूजफुलनेस भी पहले मैं बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न निकालने वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी यूजफुलनेस क्या है? तो सबसे पहली इसकी यूजफुलनेस ये है कि इन्वेस्टर कैन फाइंड आउट वेदर द प्राइस ही हैज टू ऑफर इज सूटेबल टू हिज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर ये फाइंड आउट कर सकता है, ये पी नॉट की वैल्यू निकालकर इन्वेस्टर ये फाइंड आउट कर सकता है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर है, यानी अगर उसको 20% या 10% के रेट से उसको रिटर्न चाहिए, और 1 साल बाद उस शेयर की प्राइस कुछ एक्स अमाउंट है होगी, तो आज की तारीख पे जो जिस प्राइस पे शेयर मिल रहा है वो सही है कि नहीं है, वो निकाल सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये इन्वेस्टर जो है पता कर सकता है कि जो प्राइस आज ऑफर की जा रही है, ये प्राइस सही है कि नहीं, अगर उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसे पता है कि मुझे 20% या 10% या 15% रिटर्न चाहिए, तो इस रिटर्न के लिए मुझे आज जो शेयर की प्राइस पी नॉट जो ऑफर की जा रही है, ये सही है कि नहीं है। तो इसके लिए इन्वेस्टर पी नॉट की वैल्यू निकालता है और उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करता है, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करता है।
ठीक है, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है कि मुझे ये शेयर अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो ये इसकी पहली यूजफुलनेस है। दूसरी यूजफुलनेस क्या है? इन्वेस्टर फाइंड आउट कर सकता है एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस, यानी P1 निकाल सकता है। आज की प्राइस आपको पता है, हाँ, आज की प्राइस पता है, डिविडेंड कंपनी क्या देगी वो पता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं P1, यानी एक साल बाद ये शेयर हमें कितना, किस प्राइस पे होगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी यूजफुलनेस है। देखिए लिखिए मैंने, इन्वेस्टर कैन फाइंड आउट एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक विद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम होल्डिंग द स्टॉक, यानी जो एक्सपेक्टेड जो उसका रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, उसे जो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, उसे 10%, 15%, 20% जो रेट ऑफ रिटर्न उसको चाहिए, और डिविडेंड जो कंपनी दे रही है, अगर ये दोनों पता है, आज की प्राइस पता है, तो एक साल बाद वो कंपनी के शेयर किस वैल्यू पे होने चाहिए ये आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसकी बहुत सारी यूजफुलनेस है। इसमें से P0, D, P1 और R चार वेरिएबल है इस फॉर्मूले में। P0 है, D है, P1 है, R है। इसमें कोई भी तीन वेरिएबल देंगे क्वेश्चन में और चौथा आपसे निकालने को कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला काफी यूजफुल है, बहुत तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अभी हम 3 क्वेश्चन करेंगे उस पे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे है, जिसपे मैं ये सारी सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। एंड मेरा पहला चैनल एंड दूसरा चैनल दोनों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, एंड कमेंट करके भी मुझे बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। एंड मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपडेट डालती रहती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला था 3 क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि उसी का डेटा हम लेंगे बाकी अगले 2 क्वेश्चन के लिए, उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे बस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इन्वेस्टर होल्ड शेयर ऑफ एक्स कंपनी फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू 15 जनवरी 2024। एक इन्वेस्टर है, उसने एक्स कंपनी के शेयर खरीदे, उसे होल्ड किया एक साल तक, 2023 जनवरी से लेकर 2024 जनवरी तक होल्ड किया, एक साल तक होल्ड किया। बिगिनिंग और एंड पीरियड प्राइस इसकी कितनी थी? 335 और 421, यानी जब खरीदा कितने पे? 335 पे, और ये एंड पीरियड उसकी प्राइस क्या थी? 421, ठीक है। कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया? 3.5 पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड दिया। कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, आपको क्या कैलकुलेट करना है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न, यानी इस इन्वेस्टर ने जब तक इस शेयर को होल्ड किया उसको कितना रिटर्न मिला। तो मैं आपको बता चुकी हूं रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है। रिटर्न इज कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय परचेजिंग प्राइस। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब प्राइस कितनी बढ़ गई, तो 421, 335 से 421 हो गई, तो 421 माइनस 335, ठीक, प्लस डिविडेंड, डिविडेंड भी तो मिला है, कितना मिला है? 3.5 पर शेयर, तो 3.5 डिवाइडेड बाय परचेजिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस कितनी है? 335, ठीक। रिटर्न परसेंटेज के टर्म में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लो 100 से, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, और जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने पाया कि ये शेयर तो बहुत बढ़िया था, इसने कितना रिटर्न दिया? इसने दिया रिटर्न 26.7% का रिटर्न दिया एक साल में, ठीक है। तो इस तरीके से रिटर्न कैलकुलेट होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम जो जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था ना, जो काम वाला फॉर्मूला है, ये वाला, ये हम इसमें यूज करेंगे सेकेंड पार्ट में, ठीक। देखिए सेकेंड पार्ट कैसे, क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। इफ द इन्वेस्टर वांट्स टू गेट 20% रिटर्न बाय होल्डिंग एक्स स्टॉक फॉर अ ईयर, अगर इन्वेस्टर चाहता है कि उसे 20% रिटर्न मिले, ठीक है, अगर वो शेयर को एक साल के लिए होल्ड करता है, तो अगर इन्वेस्टर चाहता है कि उसे 20% रिटर्न मिले, यानी उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज 20%, यानी आर इक्वल्स टू 20% चाह रहा है, देन फाइंड वेदर द परचेज प्राइस वाज हाई और लो। तब आपको पता करना है कि ये जो परचेज प्राइस है ये हाई है कि लो है। ये बात समझ में आ रही है?
क्वेश्चन एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर इन्वेस्टर चाहता है कि उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% हो, तो आपको बताना है कि जो परचेज प्राइस है इस समय, ठीक है, परचेज प्राइस यानी जितने पे उसने खरीदा वो हाई है कि लो है, ये आपको पता करना है। ठीक, और बाकी जो डेटा चाहिए वो आप इसी क्वेश्चन से लेंगे, यही बेसिक क्वेश्चन है, इसी पे मॉडिफिकेशन किया गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, यही देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर इन्वेस्टर चाहता है उसे 20% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिले अगर वो 1 साल तक होल्ड करता है, तो आपको पता करना है कि परचेज प्राइस हाई है कि लो है और उसे वो शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं। ठीक, तो हम इसमें यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, पी नॉट इक्वल टू डी बाई 1+r प्लस P1 बाई 1+r। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि परचेज प्राइस हाई है कि लो है ये बताना है। ठीक, तो परचेज प्राइस हाई है कि लो है, देखिए परचेज प्राइस कितनी है इसमें 335, तो आप कैलकुलेट करेंगे परचेज प्राइस, पी नॉट आप कैलकुलेट करेंगे एंड 335 से कंपेयर करेंगे और फिर आप डिसीजन लेंगे कि जो इन्वेस्टर है उसको ये शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए। डी की वैल्यू पता है, हाँ डी पता है 3.5 पर शेयर, आपने पुट किया। 1+r पता है, हाँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो परसेंट है 20% है तो परसेंट को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.2, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 0.2 प्लस P1। P1 मतलब 1 साल बाद जो प्राइस है, तो 1 साल बाद क्या है 421, तो 421 1 प्लस 0.2। ठीक, ये सारे फिगर हमने पुट कर दिए, तो अब इन सारे फिगर को पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे पी नॉट, तो पी नॉट निकल कर आएगा हमारा 353.75, हमारा पी नॉट निकल के आया। तो पी नॉट जो हमारा 353.75 जो पी नॉट निकल के आया है, तो इससे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 335 के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है, ठीक है, यानी जो थ्योरेटिकल, ये जो निकल के आए दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू, तो ये जो वैल्यू निकल के आई है 353.75, ठीक है, ये जो शेयर है इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी निकल के आई है 353, 353 रुपए 75 पैसे निकल के आई है, जबकि ये शेयर है कितने का मार्केट में 335 का पड़ रहा है। तो हमें खरीदना चाहिए कि इसे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो हमें इसे खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि ये लो प्राइस पे है। ठीक, एक बार फिर से समझा रही हूं, देखिए हमने ये थ्योरेटिकल वैल्यू इसकी निकाली, इस फॉर्मूले से पी नॉट की वैल्यू निकाली, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकाली शेयर की। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो हमने पाया कि ये 353 रुपए के आसपास आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, जबकि मार्केट में शेयर कितने का है 335 का है, तो यानी शेयर तो मार्केट में सस्ता मिल रहा है, 335 का है, सस्ता मिल रहा है। यानी यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ना, वेदर द परचेज प्राइस वॉज हाई या लो, तो परचेज प्राइस इज लो, मार्केट में परचेज प्राइस लो है, तो इसलिए बाय करें कि नहीं करें, हाँ बाय करें। जब भी कोई चीज लो प्राइस पे मिले तो हमें क्या करना चाहिए, बाय। और अगर सेल करते टाइम हाई प्राइस पे मिले, सेल करना है, हाई प्राइस पे हो तो हमें सेल करना चाहिए। बाय के समय हमेशा लो प्राइस होनी चाहिए, सेल के समय हमेशा हाई प्राइस होनी चाहिए। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। इसमें हम क्या करेंगे, हम पी नॉट की थ्योरेटिकल वैल्यू निकालेंगे और थ्योरेटिकल वैल्यू को इस मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, देखेंगे मार्केट वैल्यू कम है यानी हमें क्या करना चाहिए, बाय, तो इस बेसिस पे डिसीजन लेंगे। ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा एक और क्वेश्चन करते हैं, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा करते हैं, कैलकुलेट द एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन वही है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस। एंटीसिपेटेड यानी अनुमान लगा के सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम होल्डिंग द स्टॉक इज 20%, अगर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, इफ आर इक्वल्स टू 20%, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 20% है, तो आपको एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस निकालनी है। एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस मतलब 1 साल होल्ड करने के बाद ये शेयर कितने पे बिकना चाहिए, मतलब बिकना नहीं, कितने पे होना चाहिए। P1 मतलब 1 साल के बाद ही शेयर कितने पे होना चाहिए अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है। ठीक, तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी सारी चीजें हमें दी हैं। हमें पी नॉट दिया है क्या, हाँ 335, P1 दिया है क्या, P1 निकालना है, इसमें क्वेश्चन में कहा है P1 निकालना है। R क्या है, R इज 20%, ठीक है, D क्या है, D इज 3.5, तो सारे फिगर दिए हैं, क्वेश्चन में पुट करें। देखिए फॉर्मूला वही है, P नॉट इक्वल टू D1 बाई 1+R, P1 बाई 1+R। ठीक, पी नॉट क्या है, अभी की प्राइस क्या है 335, D1 क्या है 3.5, R क्या है 20% यानी 20 डिवाइड बाई 100 यानी 0.2,
तो 1 प्लस 0.2 प्लस P1 क्या है? P1 क्या है? P1 तो निकालना है ना हमें, ठीक है, एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस निकालनी है, यानी 1 साल होल्ड करने के बाद इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, दिस डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करना आपको आता है तो आपको मिलेगा 398.5 ये आएगा। यानी अगर आज की प्राइस ये है, ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न आज की प्राइस अगर ये है, रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो अगर 20% है तो 1 साल बाद शेयर की प्राइस कितनी होगी, 398.5 होगी। ठीक है, तो आपने देखा इस फॉर्मूले से हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से किया जाएगा ये क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो फॉर्मूला है ना ये बहुत काम का फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो जरूर इसको करके जाइएगा। इस क्वेश्चन में 4 वेरिएबल हैं, P0, P1, D और R। कोई भी वेरिएबल एक मिसिंग होगा, पूछा जाएगा, और बाकी 3 वेरिएबल दिए जाएंगे और आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इजी है वैसे ये काफी। ठीक है, तो तब तक ये पढ़ के रखिएगा। अब अगले लेक्चर में मैं मल्टीपल ईयर होल्डिंग पीरियड, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल, तो ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।